भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। कहीं पर भी भारत को, संविधान को आप कहीं पर से भी उठाकर देख लो, कहीं पर भी हिंदुस्तान शब्द नहीं लिखा है। लेकिन हमारे ही लोग जानकारी के अभाव में भारत देश को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि भारत में सिर्फ हिंदू लोग नहीं रहते हैं। इसमें क्या है? हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो हमें सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना है। इसलिए हमारा देश हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया अर्थात भारत है। ये अनुच्छेद 1 में लिखाया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 5 से 11 तक में भाग 2 में लिखाया है नागरिकता से संबंधित अधिकार, अर्थात वो प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत में जन्म लिया हो, या उनके माता पिता में से कोई एक जन्म लिया हो, या उनके दादा दादी में से या नाना नानी में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी जन्म लिया हो भारत का नागरिक होगा। लेकिन मनुवादियों के द्वारा क्या किया जाता है? कुछ लोगों को एनआरसी के तहत, एनसीसी के तहत क्या किया जाता है? खास करके एनआरसी के तहत उसको भारत से निकाले जाने का दावा किया जाता है। ये पूरी तरह से क्या है? असंवैधानिक है। और अगर इस तरह से हर बात असंवैधानिक होता रहेगा और हम देखते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसी तरह से असंवैधानिक बातों को क्या करेंगे? वो लोग नियम बना देंगे, कानून बना देंगे और उसी को हमारे ऊपर लागू किया जाएगा। तो कौन सी बात संवैधानिक है और कौन सी बात असंवैधानिक है उसको भी जानना जरूरी है। इसके बाद भाग 3 में दिया है मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। ये मौलिक अधिकार क्या है? उसकी परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 12 में। किसी भी नागरिक के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ही नहीं परम अनिवार्य है। ये जो मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है? आवश्यक ही नहीं है बल्कि परम अनिवार्य है। मौलिक अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान मौलिक अधिकार देता है। जो हमारे भारतीय नागरिक को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि जितनी भी पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं, कुप्रथाएं वो सभी क्या है? संविधान लागू होने के बाद समाप्त किया गया है। जितनी भी कुप्रथाएं, रीति रिवाज, परंपरा, जिसमें क्या आ जाता है? जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, गंगा प्रथा, गार्गी प्रथा, कुटी प्रथा, देवदासी प्रथा, ये सभी को क्या किया गया है? सती प्रथा, ये सभी को समाप्त कर दिया गया है। अगर अनुच्छेद 13 को शून्य कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? फिर से सती प्रथा लागू हो जाएगी, फिर से बाल विवाह लागू हो जाएगी, फिर से बहु विवाह प्रचलित हो जाएगी, फिर से देवदासी प्रथा प्रचलित हो जाएगी, गंगा प्रथा प्रचलित हो जाएगी, गार्गी प्रथा प्रचलित हो जाएगी। तो इसलिए संविधान के एक एक पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है और उसको लागू करवाना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अब गंगा प्रथा क्या होता है? जब किसी भी महिला के पहला बच्चा होता है, अगर वो लड़का होता है तो उसको क्या किया जाता है? गंगा में दान कर दी जाती है, गंगा में बहा दिया जाता है, उसको कहा जाता है गंगा प्रथा। अगर किसी महिला के पहले बच्चे को गंगा में बहा दिया जाएगा तो क्या होगा? उस महिला पर क्या गुजरेगा? वो पागल हो जाएगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगी, और वो दूसरा बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। इसीलिए ये प्रथा को लागू किया गया था। तो बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उस सभी प्रथाओं को क्या कर दिया गया? शून्य घोषित कर दिया गया। उसी तरह से गार्गी प्रथा है, बहु विवाह प्रथा है। एक आदमी जो है क्या कर सकता था? वो चाहे तो 10 पत्नियां, 12 पत्नियां, 20 पत्नी, या चाहे तो 1000 पत्नियां भी रख सकता था। ये सारी प्रथाएं हैं, उनको क्या किया गया है? अनुच्छेद 13 के तहत समाप्त कर दी गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। गुरु घासीदास का जो मंठे मंठे एक समान के संदेश है, उसको बाबा साहब ने संविधान में क्या कहा है? समानता का अधिकार। बाबा साहब ने उसको कहा मेन टू मेन इक्वालिटी, अर्थात आदमी और आदमी में क्या होना चाहिए?
समानता होना चाहिए। आदमी और आदमी का समान संपदा और संपत्ति में क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। गुरु घासीदास के उस संदेश को बाबा साहब ने कहाँ पर रखा है, अनुच्छेद 14 में रखा है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में रखा गया है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, बराबर का अधिकार है, कानून का बराबर संरक्षण है। ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जाति के आधार पर क्या किया जाता था, पहले भेदभाव किया जाता था। जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो इस तरह से आप लोग एक साथ यहाँ पर नहीं बैठ सकते। ये क्या है, सार्वजनिक जगह है और सार्वजनिक जगह में हर एक आदमी वहाँ पर नहीं बैठ पाते। खास करके हमारे SC, ST, OBC के लोग ये सार्वजनिक जगह में नहीं बैठ पाते, सार्वजनिक बोरिंग का पानी नहीं पी सकते थे, सार्वजनिक तालाब का उपयोग नहीं कर सकते थे, सार्वजनिक हाट बाजार का उपयोग नहीं कर पाते। तो ये अनुच्छेद 15 उसको क्या करता है, समाप्त करता है। उसी तरह से अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अवसर की समानता, अर्थात नौकरी में क्या दिया गया है, अवसर की समानता दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, उसको नौकरी में क्या है, समानता का अधिकार है। हर पोस्ट में क्या होता है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सामान्य वर्ग का महिला पुरुष सभी क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है और उस पद के लिए वो नियुक्त भी हो सकता है। तो ये अनुच्छेद 16 में है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16(4) में क्या दिया गया है, पद उन्नति में आरक्षण, अर्थात किसी भी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहाँ पर क्या की गई है, आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो ये हमारा अनुच्छेद 16 कहता है। और इतने इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी हमारे लोग न तो संविधान को पढ़ना चाहते हैं और न ही जानना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। अगर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 नहीं होता तो आज भी हमारे साथ क्या होता, छुआछूत होता रहता। आज अनुच्छेद 17 लागू है, फिर भी हमारे साथ छुआछूत का भेदभाव होता रहा है, हो रहा है, लगातार हो रहा है, क्योंकि उसका सही तरह से क्या हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधि का अंत, अर्थात आप धन के बदौलत किसी को उपाधि देते हैं, जाति के आधार पर किसी को उपाधि देते हैं। जैसे कि ब्राह्मण समुदाय का है तो आप क्या कहते हैं, उनको महाराज कहते हैं। वो कहाँ का राजा है भाई, जिसको आप महाराज कहते हो? भाई वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं। हमारे सरनेम से हमको नारायण मैडम बोल रहे हैं, उनके सरनेम से उनको शर्मा शुक्ला जो भी कहिए, लेकिन उपाधि दे रहे हैं महाराज का। आप संगठन या संघ बना सकते हैं। भारत भर में इतने हजारों प्रकार के जो संगठन हैं, जैसे कि शिवसेना है, करणी सेना है और भीम आर्मी है, भीम रेजिमेंट है, महिला संगठन है, बहुत सारे प्रकार के संगठन हैं। और यही संगठन वाले क्या करते हैं, कुछ संगठन वाले क्या करते हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे। जैसे शिवसेना है, बजरंग दल है, इन सभी का उद्देश्य क्या रहता है, इसको खत्म कर दें। लेकिन संविधान ही उनको अधिकार देता है कि आप संगठन बना सकते हो। तो इस तरह से जो भारत भर में हजारों प्रकार का संगठन बना हुआ है, वो संविधान की अनुच्छेद में लिखा है, तभी वहाँ पर संगठन बना सकते हैं। अगला है कि आप भारत भर में कहीं पर भी आबाद रूप से क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। इसी कारण से आप जम्मू में कमाने जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, उड़ीसा जा सकते हैं, या कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप पूरे भारत भर में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान में दिया है। जैसे कि कई लोग क्या कहते हैं, अरे हमें संविधान से क्या लेन देन, हमें बाबा साहब से क्या लेन देन, जिसके लिए लिखा होगा उसके लिए लिखा होगा। लेकिन आज आप चॉकलेट बिस्किट का भी दुकान रखे हो ना,
मुर्रा लाई का भी दुकान रखे हो, चना मुर्रा का भी, चप्पल जूता का, वो भी भारतीय संविधान का देन है। नहीं तो आप दुकान भी नहीं रख सकते। अनुच्छेद 19 के चौथा पॉइंट में क्या दिया गया है कि आप कहीं पर भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान में लिखा है, तभी आप छोटे से लेकर के बड़े तक की दुकान रख सकते हैं। अगले क्या है कि भारत भर में कहीं पर भी क्या कर सकते हो, आप निवास कर सकते हैं। इसी कारण से आज जितने भी पूंजीपति बनते जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई बिलासपुर में जमीन ले रहे हैं, कुछ रायपुर में ले रहे हैं, कोई दिल्ली में, कुछ बम्बई में जमीन ले रहे हैं। तो ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो 7वां पॉइंट है वो क्या है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को धन अर्जन करने का अधिकार है और उसको व्यय करने का भी अधिकार है। नहीं तो संविधान लागू नहीं होने के पूर्व क्या था कि किसी भी व्यक्ति को, जो शूद्र समाज के व्यक्ति है, उसको न तो धन अर्जन करने का अधिकार था और न ही उसका उपयोग करने का भी अधिकार नहीं था। तो ये हमें क्या देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 क्या करता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। जैसे कि किसी के नाम में क्या हो जाता है, FIR दर्ज कर देता है तो उसको लोग क्या कहते हैं, अरे ये अपराधी है, इसके नाम में FIR हुआ है। तो वो जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक वो अपराधी नहीं माना जाएगा। जब कोर्ट उसको दोष सिद्ध करेगा उसके ऊपर, तभी उसको क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। जब तक सुनवाई नहीं हुआ है तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। और एक ही दंड, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति कोई अपराध किया है तो एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप मैं ही मारा हूँ, कि मैं ही अपराध किया हूँ, कहकर कबूलो, ऐसे करके नहीं कहा जा सकता। ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, दैहिक एवं प्राण स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण की सुरक्षा करने का अधिकार है, अपने शारीरिक सुरक्षा करने का अधिकार है। और इसी में अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है, जिसके कारण से आज 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क कॉपी पुस्तक दी जाती है और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। भारतीय